गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। मेरे क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों, और गुड न्यूज़ मिली कि नहीं? क्या बोला बोर्ड एग्जाम वालों ने कि भैया फरवरी तक तो कोई एग्जाम होने के चांसेस नहीं हैं। और हम लोग ऑलरेडी अमाइंस नाम का चैप्टर आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो हमारा सिलेबस ओवर होने वाला है। इसके बाद बचेगा बायोमोलिक्यूल्स, और वो हम उसको आराम से अगर जनवरी में कंप्लीट करें तो उसके बाद भी हमारे पास में आधा जनवरी और पूरा फरवरी बचेगा रिवीजन करने के लिए। और खुद सोचो कि क्या मार्च में एग्जाम हो पाएंगी? मुझे नहीं लगता। थोड़ा सा टाइम मार्च में भी मिलेगा, मतलब फोड़ के रख देने वाले हैं। इतना शानदार रिवीजन करवाने वाला हूं, इतना बढ़िया तरीके से फुड़वाने वाला हूं आप लोगों को कि मजा आ जाएगा। तो गाइस डोंट वरी एट ऑल, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आराम से बस आप लोग ग्रेविटी सर्कल पर पढ़ाई करो और बाकी की टेंशन मुझ पर छोड़ दो। तो चलो यार शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेक्निकली लास्ट चैप्टर। इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स वगैरह आ जाता है तो दूसरे टाइप के कंपाउंड्स हो जाते हैं। वैसे वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट माने जाएंगे, नो डाउट। लेकिन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग, जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह होते हैं, उस हिसाब से ये आपका लास्ट चैप्टर है। चलिए तो गाइस हम लोग यहां पर बात करते हैं हमारे नए चैप्टर की, एमाइंस। मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट आर एमाइंस? एमाइंस आर द अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमाइंस क्या होते हैं? बेसिकली अमाइंस आर द अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव्स कैसे सर, थोड़ा ठीक से बताओ। मान लीजिए आपके पास में अमोनिया है, और अगर आपने इस अमोनिया के अंदर एक हाइड्रोजन हटाकर या तो एक अल्काइल ग्रुप या तो एक एरोमेटिक ग्रुप अगर आपने यहां पर चिपका दिया तो यहां बन जाएगा RNH2। क्या बात समझ में आ रही है? तो गाइस दिस विल गिव यू अमाइंस, ये आपको अमाइन दे देगा। क्या बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? सो बेसिकली दीज आर अमोनिया डेरिवेटिव्स, जिनको आप बोलते हैं अमाइंस। तो हमेशा ध्यान रखना, अमाइंस को RNH2 से यूजुअली डिफाइन किया जाता है। लेकिन आपको मैं आगे और पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं यहां पर भी बता देता हूं, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी अमाइन। इसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी अमाइन। मतलब कि जब आपके एक नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर हो, एक हाइड्रोजन यहां और एक अल्काइल ग्रुप यहां अटैच हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी अमाइन। आप चाहें तो इससे एक हाइड्रोजन निकालकर एक अल्काइल ग्रुप या एक एरोमेटिक ग्रुप और जोड़ सकते हैं, तो ये बन जाएगा R। अपन इसको R डैश कर दो, RNH R डैश। नाउ दिस विल बिकम योर सेकेंडरी अमाइन। अब ये क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सेकेंडरी अमाइन। कैसे? देखो, ये आपका नाइट्रोजन, यहां पर एक आपका R जुड़ गया, यहां पर एक आपका R डैश हो गया, और यहां पर आ गया H। दिस इज योर सेकेंडरी अमाइन। और जब आप यहां पर एक हाइड्रोजन और हटाकर एक अल्काइल ग्रुप जोड़ दे या एक एरोमेटिक ग्रुप जोड़ दे, वैसे मैं आपको अल्काइल ग्रुप ही जोड़ के बता रहा हूं, N R डैश R डबल डैश, ये हो जाएगा R, और ये तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका टर्शरी अमाइन। क्या यह बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? तो बेसिकली अमाइंस जो होते हैं, दीज आर अमोनिया डेरिवेटिव्स। मतलब आपको अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन हटाकर एक अल्काइल और एरोमेटिक ग्रुप जोड़ना है, तो दीज आर कॉल्ड एज अमाइंस। क्या ये चीज समझ में आ गई? अब सर ये अमाइंस नाम का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? प्यारे बच्चों, अमोनिया डेरिवेटिव्स या जो आपके अमाइन ग्रुप्स होते हैं, ये आपको पता है कहां कहां मिलते हैं? दीज आर फाउंड इन प्रोटीन्स। जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं या जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन होता है उसमें, विटामिन्स। देखो विटामिन्स के तो नाम में ही अमीन्स है। देखो विटामिन्स के नाम में ही अमाइंस है, मतलब बहुत जरूरी है। उसके अलावा अल्कलॉइड्स का देखो मैं आपको मतलब समझाऊं, ये प्लांट से मिलते हैं और इनका मेडिसिनल यूज होता है। जैसे बोलते हैं ना, आंवला खाने से बाल नहीं झड़ते, और भृंगराज और शिकाकाई लगाने से बाल काले रहते हैं, और गिलोय खाने से आपको कोरोना नहीं होगा।
तो ये इन जड़ी बूटियों में क्या है? इन जड़ी बूटियों के अंदर मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड्स होते हैं जिनका मेडिसिनल यूज होता है, जिनका मेडिसिनल यूज होता है। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? तो ये अमाइन ग्रुप्स इनके अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा मार्केट में एक नोवोकेन करके एक मेडिसिन मिलती है जो एनेस्थीसिया का काम करती है, जो एनेस्थेटिक होती है, जो एनेस्थेटिक का काम करती है, एनेस्थीसिया का काम करती है। और यूजुअली इसको कौन यूज करते हैं? इसको आपके डेंटिस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपके दांत में यहां पर या यहां पर एक इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे आपका इतना पोर्शन सुन्न पड़ जाता है, आपको कुछ फीलिंग नहीं होगी, वो आपका दांत निकाल देगा। तो डेंटिस्ट वगैरह नोवोकेन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मार्केट में बेनेड्रिल कफ सिरप आता है, बेनेड्रिल कफ सिरप आता है, इसको बोलते हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का मतलब क्या होता है? जो कफ वगैरह को प्रिवेंट करे, जो बॉडी में होने वाले एलर्जी वगैरह को प्रिवेंट करता है, दैट इज बेनेड्रिल। इसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, उसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं, हॉर्मोन्स, HORMONES, हॉर्मोन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, ये उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट एड्रिनलिन आपने नाम सुना होगा अगर, और अगर नहीं सुना तो आज सुन लो, एड्रिनलिन एंड एफ्रिन, एड्रिनलिन एंड एफेड्रिन, ये दोनों आपकी बॉडी के अंदर जब ब्लड प्रेशर कम होने लगता है तो आपकी बॉडी इसके लेवल को बढ़ाकर आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है, आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। तो एड्रिनलिन, एफेड्रिन, है ना, एफिनेफ्रिन बोलते हैं वैसे बेसिकली इसको, एफिनेफ्रिन या एफेड्रिन बोलते हैं इसको। तो यहां पर इसका इस्तेमाल होता है एफेड्रिन, DRIN, एफेड्रिन। एफेड्रिन, एड्रिनलिन ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं। आपका एंटी हिस्टामिनिक बेनेड्रिल, देन आपका नोवोकेन्स जो कि एनेस्थेटिक होता है, और ये सारी चीजें, इन सब के अंदर आपको क्या मिलता है? इन सब के अंदर आपको अमाइंस मिलता है। इन सब के अंदर आपको क्या मिलता है? अमाइंस मिलता है। तो क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? तो यहां पर आप देखो, इस चैप्टर की यूटिलिटी समझो, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझो, यानी कि हमारी लाइफ में से लेकर हमारे बॉडी ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के मेंटेनेंस, हमारी बॉडी का वेल बीइंग से लेकर बॉडी बनाने तक, बॉडी को चलाने तक और अपने आप को ठीक करने तक, हर जगह पर अमाइंस यूज होते। तो हम लोग अमाइंस को पढ़ने वाले हैं, इस पूरे चैप्टर को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इतना नोट करना चाहो इंट्रोडक्शन तो इसका नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब देखो आपको एनसीईआरटी में इसके बाद में, इंट्रोडक्शन के बाद में आपको एक पॉइंट मिलेगा अमाइंस। अमाइंस कितने तरीके के होते हैं तो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं ये तो इंट्रोडक्शन में ही, कि आपके अमाइंस जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। अच्छा, आप चाहें तो यहां पर इसको एरोमेटिक भी कर सकते हैं। जैसे यहां पर आपने क्या कर रहा है, यहां पर आपने एक बेंजीन रिंग लगा दी, यहां पर लगा दिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का लोन पेयर, और ये NH2, ये आपका प्राइमरी अमाइन है। ये भी यहां पर आप देखो, अगर आपको सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन बनाना है तो ये आपने बनाया नाइट्रोजन, यहां पर बनाया H, यहां पर आपने लगा दिया लेट से R, तो देखो ये भी सेकेंडरी अमाइन हो जाएगा। लेकिन इसमें एरोमेटिक रिंग होने की वजह से ये एरोमेटिक अमाइन की कैटेगरी में आ जाएगा। ये देखो यहां पर आपने लगा दिया R', यहां लगा दिया R, तो ये आपका टर्शरी अमाइन हो गया। तो इस तरीके से हमेशा ध्यान रखना, अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस कब होंगे? जब आपके पास में एक अल्काइल ग्रुप या एरोमेटिक ग्रुप हो और 2 हाइड्रोजन्स हो। सेकेंडरी अमाइन कब होगा? जब आपके पास में 2 अल्काइल ग्रुप हो या 2 एरोमेटिक रिंग हो और 1 हाइड्रोजन हो। और ये कब होगा? जब आपके पास में 3 एरोमेटिक रिंग हो या अल्काइल ग्रुप हो और हाइड्रोजन एक भी ना हो। हाइड्रोजन कितने हो जाए? 0। तो दैट इज योर अमाइंस। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन टाइप के मेरे प्यारे बच्चों आपके अमाइंस होते हैं। तो ठीक है, ये समझ लेने के बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं और अमाइंस के स्ट्रक्चर की तरफ फोकस करते हैं। आपके अमाइंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। तो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन? तो हेडिंग डालेंगे
मेरे प्यारे गुलगुले, हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि आपका जो भी अमाइन होता है दैट इज एन अमोनिया डेरिवेटिव। तो आप लोग सब जानते हो कि अमोनिया के अंदर ये नाइट्रोजन जिसके पास में एक लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर हमें ऐसे बनाना होता है। तो ये आपके नाइट्रोजन का लोन पेयर हो गया, दिस इज द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। ये देखो बहुत बढ़िया, ये आपके नाइट्रोजन का लोन पेयर बन गया। यहां पर मैंने लिख दिया इसका लोन पेयर। यहां पर आप लोग सब जानते हो एक sp3 और एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस तरीके से होता है। पहले जब हम नाइट्रोजन देखते हो एटॉमिक नंबर 7, तो ये इसका 2s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे पड़े रहते हैं, और ये इसका 2px 2py और 2pz जिसमें तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहता है। ये सारे हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं, दे ऑल अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन, और क्या बनाते हैं, 4 ऑर्बिटल्स बनाते हैं, 1 2 3 और 4, और चारों का नाम sp3 और sp3 होता है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे जाते हैं। तो यहां पर एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये इसमें लोन पेयर होता है, और बाकी के जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ये इन सब के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो दे ऑल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? तो हमेशा ध्यान रखना यहां पर आपका जो नाइट्रोजन होगा दैट विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इट विल बी डेफिनेटली sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा, अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो नो डाउट इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, क्योंकि जब कभी भी आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर हो जाएगा और ये सामने वाले के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। अब भले ये हाइड्रोजन हो, अल्काइल ग्रुप हो या एरोमेटिक ग्रुप हो, बॉन्डिंग तो ये करेगा। तो जिसके साथ भी बॉन्डिंग करेगा ये उसका इलेक्ट्रॉन, यहां पर ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, एरोमेटिक रिंग भी हो सकती है, या अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एरोमेटिक रिंग भी हो सकती है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। ये भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, एरोमेटिक रिंग भी हो सकती है, और हाइड्रोजन भी हो सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पर इनकी बॉन्डिंग से यहां पर भी आपको सिग्मा बॉन्ड, इनकी बॉन्डिंग से यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड, इनकी बॉन्डिंग से यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड दिखाई देगा। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, ये 1 2 और 3, यहां पर आपको ये 3 बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं, एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर ये, और एक बॉन्ड पेयर ये। तो टोटल आपके पास में 3 बॉन्ड पेयर हो गए। तो 3 बॉन्ड पेयर होने की वजह से, 3 बॉन्ड पेयर होने की वजह से और एक लोन पेयर होने की वजह से 4 बॉन्ड पेयर जब भी होंगे या 4 इलेक्ट्रॉन पेयर जब भी होंगे, ज्योमेट्री हमेशा क्या होगी, टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप के अंदर क्या होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो शेप में क्या होगा, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन की वजह से जो शेप हो जाता है, इट चेंजेस टू repulsion, the shape changes to trigonal pyramidal, shape changes to trigonal pyramidal। शेप का बदल जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल के अंदर। देखो ये नाइट्रोजन, ये यहां पर एक लोन पेयर और ये एक पिरामिड की तरह, ये 3 इसके बेस। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, अब यहां पर जो बॉन्ड एंगल है, ये आप लोग सब जानते हो कि अमोनिया के अंदर जब कभी भी आप अमोनिया देखते हो तो अमोनिया के अंदर ये बॉन्ड एंगल 107 डिग्रीज का होता है, 107 डिग्रीज का होता है। यूजुअली होना कितना चाहिए था, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज का होना चाहिए था, लेकिन हो 107 जाता है। अब यहां पर ध्यान रखना, यहां पर जो बॉन्ड एंगल होगा, यानी कि जो आपका अमाइंस होगा, आपका जो अमाइंस होगा, बॉन्ड एंगल किस पर डिपेंड करेगा, बॉन्ड एंगल किस पर डिपेंड करेगा, बॉन्ड एंगल डिपेंड करेगा ऑन द अटैचमेंट
क्या अटैच हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ जाए, यहां पर भी एक मिथाइल ग्रुप जुड़ जाए और यहां पर भी एक मिथाइल ग्रुप जुड़ जाए, तो अब ये कंपाउंड क्या बन गया? इस कंपाउंड का नाम हो गया ट्राई मिथाइल अमाइन, क्योंकि इसके अंदर 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ गए अमाइन से। तो अब आप देखो, ये मिथाइल एक बल्की ग्रुप है, ये भी एक बल्की ग्रुप है, ये भी एक बल्की ग्रुप है, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो इनके बीच में रिपल्शन हो जाएगा। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा दैट देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन CH3 एंड CH3 ग्रुप, और लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करेगा, लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करेगा। तो जब पहले लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, बॉन्ड एंगल बिल्कुल अमोनिया जैसा 107 हो जाएगा। लेकिन जब ये दोनों अल्काइल ग्रुप और ये दोनों अल्काइल ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पहले क्या होगा? लोन पेयर की वजह से, पहले क्या होगा? लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल एकदम नीचे चला जाएगा, 107 पे नीचे चला जाएगा। लेकिन नीचे अल्काइल ग्रुप्स के रिपल्शन की वजह से थोड़ा सा ये फिर खुल जाएगा, थोड़ा सा ये फिर खुल जाएगा, और यहां पर बॉन्ड एंगल 107 ना होते हुए 108 डिग्री का हो जाता है। यहां पर बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है? 108 डिग्री का। तो इन ट्राई मिथाइल अमाइन बॉन्ड एंगल इज 108 डिग्री। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। शेप नो डाउट ट्राइगोनल पिरामिडल ही होगा, शेप नो डाउट ट्राइगोनल पिरामिडल ही होगा, और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो बेटा यहां पर बॉन्ड एंगल डिपेंड करेगा कि यहां पर क्या अटैचमेंट हो रहा है, यहां पर किस चीज का अटैचमेंट हो रहा है। मतलब और अगर बल्कि ग्रुप जुड़ गया C2H5 C2H5 C2H5, थोड़ा सा और ओपन हो जाएगा, 108 से भी बड़ा बॉन्ड एंगल हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल डिपेंड करेगा कि क्या चीज इस पर अटैच हो रही है। क्या बात समझ में आ रही है? चलो नोट करो प्यारे बच्चों। चलो गाइज, हो गया गॉइज? ए मेरे गॉइज, डन गॉइज? चलो गॉइज, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो, जो अमोनिया का शेप है वही अमाइंस का शेप है, जो अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है वही अमाइन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है। बस फर्क आ रहा है कि इसमें बॉन्ड एंगल में, अमोनिया में बॉन्ड एंगल 107 डिग्रीज है, अमाइंस में बदल जाता है क्योंकि अल्काइल ग्रुप लग जाते हैं। अल्काइल ग्रुप का भी अपना कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, बल्कि ग्रुप होते हैं, तो उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा बड़ा हो जाता है, 107 की जगह थोड़ा सा और ओपन अप हो जाता है, क्योंकि ऊपर से लोन पेयर तो इनको दबा रहा है, लेकिन आपस में भी इनके रिपल्शन की वजह से ये थोड़ा सा दूर जा रहे हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, और हम ऑलरेडी क्योंकि अमाइंस को क्लासिफाई कर चुके हैं, 3 तरीके के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, चैप्टर की शुरुआत में बता चुका हूं। तो अब हम लोग यहां पर हेडिंग डालेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। चलिए आइए आप और हम मिलकर करें इसका नॉमेनक्लेचर। देखो प्यारे बच्चों, सीधी सी बात बता रहा हूं, नॉमेनक्लेचर करना कोई बड़ी बात नहीं है। 2 छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। सबसे पहला कि आप जब कॉमन नॉमेनक्लेचर करोगे तो कॉमन नॉमेनक्लेचर के लिए आपको क्या यूज करना है? अल्काइल अमाइन। क्या यूज करना है? अल्काइल अमाइन। समझ रहे हो? अल्काइल अमाइन। अच्छा, कभी कभी क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल करके मैं बताता हूं। मान लीजिए आपके पास में कंपाउंड है CH3 CH2 NH2। तो कॉमन नॉमेनक्लेचर के हिसाब से इसका नाम आप क्या लिखेंगे? आप बोलेंगे सर यहां पर 2 कार्बन की चेन है, मतलब इथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल अमाइन। क्या बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही बात आपको? अच्छा, उसके बाद अगर मान लो आपके पास में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, CH3 N CH3 CH2 CH3, अब यहां पर क्या हुआ? अब यहां पर आपका टर्शरी अमाइन हो गया, तीनों हाइड्रोजन हट के अल्काइल ग्रुप लग गए। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? तो यहां पर आप देखिए 2 मिथाइल ग्रुप एक जैसे हैं और एक इथाइल ग्रुप है, तो आप क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल इथाइल अमाइन। समझ रहे हो? आपने डाई नाम का एक प्रीफिक्स लगा दिया।
अच्छा, कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है CH3N CH3 तीनों कभी एक जैसे आ गए तो क्या करोगे मेरे प्यारे गुलगुलो? तो बस कुछ भी नहीं करना है, क्या बोलना है सर तीनों एक जैसे मिथाइल ग्रुप है, तो सीधे सीधे लगाओ ट्राई मिथाइल और अमाइन। क्या बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा, कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी अराइज हो सकती है, देखो CH3N CH3 CH2 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 CH3। अब यहां पर एक बात समझना, अब यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि अल्काइल चेन बड़ी है, 4 कार्बन की है, तो इसको ब्यूटाइल बोलेंगे, और ये मिथाइल है और ये मिथाइल है, तो यहां पर आप लोगों को N, लगाना पड़ेगा। N, डाई मिथाइल। अब ये N, क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है कि ये जो डाई मिथाइल ग्रुप है ये आपके नाइट्रोजन से और नाइट्रोजन से जुड़ा है, मतलब एक मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन से, दूसरा मिथाइल ग्रुप भी नाइट्रोजन से। सो N, डाई मिथाइल, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, इसलिए N ब्यूटाइल अमाइन। अब ये मैंने N क्यों लगाया? क्योंकि एक लंबी कार्बन की चेन है, तो आपको ध्यान रखना है कि N कब लगाना है। यहां पर N लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर तीनों मिथाइल ग्रुप है, तो समझ में आ रहा है। यहां पर भी डाई मिथाइल इथाइल अमाइन में आप चाहो तो N, लगा दो, तो N, डाई मिथाइल इथाइल अमाइन, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपका जो नाइट्रोजन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये N यहां पर इस प्रकार से ये चीज सिग्निफाई करता है। ठीक है, अभी हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे तो चीज क्लियर होगी। तो ये आपके कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टम हो गया। अब जरा IUPAC की तरफ चलते हैं। IUPAC, अब देखो IUPAC में क्या होता है, IUPAC में आपको लिखना होता है अल्केन। अच्छा, अल्केन में जो ई होता है वो हट जाएगा और अमाइन जुड़ जाएगा, समझ रहे हो? यानी अल्केन में से ई हटा दो स्पेलिंग में से और अमाइन जोड़ दो, बिल्कुल सीधा सा फंडा है। जैसे मान लो आपके पास में यहां पर है CH3 CH2 CH2 NH2। अच्छा, यहां पर है आपके पास में CH3 NH CH2 CH2 CH3। अब मान लो आपके पास में CH3 N CH3 CH2 CH2 CH3। अब ये केसेस है। अब यहां पर देखो क्या होगा, बिल्कुल सीधा सा फंडा है, 3 कार्बन की चेन है, यानी कि प्रोपेन 1 अमाइन, मतलब कि क्या करा मैंने, इसको पहला कार्बन बोला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो पहला कार्बन। अब यहां पर क्या करेंगे, अब यहां पर क्या करेंगे, तो यहां पर जो चेन में ज्यादा कार्बन है वो मेरी पेरेंट चेन, तो ये मेरी पेरेंट चेन हो गई, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, मतलब ये है भी, ये भी क्या है, प्रोपेन है, 1 है और अमाइन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहां पर आप लगाएंगे N मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, यानी नाइट्रोजन से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये देखिए, और फिर प्रोपेन 1 अमाइन, यानी कि प्रोपेन की चेन से आपका अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब यहां पर देखो, अब ये सबसे ज्यादा बड़ी कार्बन की चेन है, तो ये आपका पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये भी प्रोपेन है, तो इसको भी हम लिखेंगे प्रोपेन 1 एमाइन, नो डाउट। लेकिन ये नाइट्रोजन और ये भी नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, 2 मिथाइल ग्रुप यहां लिखेंगे N, डाई मिथाइल प्रोपेन 1 एमाइन। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? तो इस प्रकार से आपको नॉमेनक्लेचर करना होता है। इसका एक बार ऑब्जर्वेशन आपने कर लिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो, अब मैं आपके सामने एक काम करता हूं, अपने एनसीईआरटी की लिस्ट बनाता हूं, ताकि आप लोग रिलेट कर पाएं और आप लोग दोनों ही प्रकार के नॉमेनक्लेट भी कर पाएं। चलिए, तो फटाफट से मैं बनाता हूं लिस्ट, और आप लोग भी इस लिस्ट को फटाफट से अपने नोट्स के अंदर बना लो, और फटाफट से मैं बनाता जा रहा हूं, तुम लोग नॉमेनक्लेट करते चलो। CH3 CH2 NH2, क्या नाम होगा, जल्दी जल्दी लिखो, टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नॉमेनक्लेट करो, और फिर जब मैं आंसर लिखूंगा तो आप लोग इसे मैच कर लीजिएगा। CH3 CH NH2 CH3, सॉरी दिस विल बी NH2, फिर ये हो जाएगा CH3 N CH2 CH3, यहां जाएगा H, फिर CH3 N
CH3 CH3, फिर यहाँ आ जाएगा C2H5 N C2H5 CH2 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 एंड CH3, फिर हो जाएगा NH2 CH2 होल 6 NH2। चलो पहले इतने का नॉमेनक्लेट करो, फिर अपन एरोमेटिक की तरफ चलेंगे। चलो फटाफट से नॉमेनक्लेचर करो। देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, नोट करो फटाफट से और सॉल्व करना स्टार्ट करो। मुझे बताइए क्या होगा। चलिए मैं आंसर लिखना स्टार्ट करता हूं, आप लोग चेक करेंगे। कॉमन नॉमेनक्लेचर के हिसाब से अल्काइल अमाइन 2 कार्बन की चेन है, इसलिए इथाइल अमाइन 2 कार्बन की चेन है। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, 2 कार्बन को हमेशा बोला जाता है इथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो ये हो गया इथेन। इथेन का ई हटा दिया और अमाइन जोड़ गया तो इट विल बिकम इथेन अमाइन, करेक्ट। अच्छा यहां पर 3 कार्बन है इसलिए प्रोपाइल, लेकिन हम लोग हमेशा जानते हैं कि जब कभी भी 3 कार्बन या 3 से ज्यादा कार्बन की लंबी चेन हो तो एन लगाना पड़ता है, तो एन प्रोपाइल अमाइन, इट विल बिकम एन प्रोपाइल अमाइन। इसको बोलेंगे प्रोपेन 1 अमाइन, क्योंकि पहले कार्बन पर अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है। आप चाहें तो यहां पर नंबर डाल के देख सकते हैं 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, वेरी गुड। इसका नाम क्या होगा, 1 2 और 3 कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन, तो इसको भी क्या बोला जाएगा बताओ। अब यहां पर आप खुद ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये जो कार्बन है ये सेकेंड लास्ट कार्बन है। देखो प्यारे बच्चों ध्यान से, अगर इसको पहला कार्बन मानते हो तो ये दूसरा और ये तीसरा, तीसरा मतलब लास्ट कार्बन, लास्ट के पहले वाला सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट कार्बन के एक तरफ मिथाइल ग्रुप, दूसरी तरफ भी मिथाइल ग्रुप, यानी आपके सेकेंड लास्ट कार्बन के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है और इससे एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। मतलब ये कैटेगरी तो तुम्हारी आइसो की भी हो गई और यही कैटेगरी सेकेंडरी की भी हो गई, लेकिन आइसो में दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप होने की वजह से आप इसको नाम देंगे आइसो प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन की चेन है और अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल अमाइन, ठीक है। और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के हिसाब से 3 कार्बन की चेन है इसलिए प्रोपेन, लेकिन बीच वाले यानी दूसरे नंबर वाले कार्बन से अमाइन है इसलिए इट विल बिकम प्रोपेन 2 अमाइन। क्या है मेरे प्यारे गुलगुलों को बात समझ में आ रही है। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हो जाएगा, ये इथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप और दोनों जुड़े तुम्हारे अमाइन ग्रुप से, तो इसको आप लिख सकते हैं इथाइल, नहीं इसको आप बोलेंगे एन मिथाइल इथाइल अमाइन, एन मिथाइल इथाइल अमाइन। और इसका नाम क्या हो जाएगा, ये मेरी लंबी कार्बन की चेन है तो मैं लिखूंगा एन डैश, नहीं एन डैश नहीं, सिर्फ लिखूंगा एन मिथाइल, यानी नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है मिथाइल, और इथेन, क्योंकि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लगाना पड़ेगा इथेन अमाइन, और ये इथेन का ई गायब कर दूंगा तो हो जाएगा इथेनामाइन। समझ में आ रहा है। अब देखना एक बात मैं आपको पहले बता दूं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर एनसीईआरटी में इसको इथाइल मिथाइल अमाइन लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ है इसको, इथाइल मिथाइल अमाइन। देखो मैं दोनों चीजें लिख दूं, ये वाला पॉइंट भी ठीक है, ये भी ठीक है भाई। एक तरफ इथाइल ग्रुप अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, फिर मिथाइल और अमाइन, और दूसरा पॉइंट क्या मैंने आपको सिखाया कि यहां पर 2 अलग अलग अल्काइल ग्रुप इस नाइट्रोजन से जुड़े हुए, तो आप एन मिथाइल लिखकर पहले बता दो कि भैया नाइट्रोजन से मिथाइल भी जुड़ा हुआ है और इथाइल अमाइन भी लिख दो। दोनों पॉइंट्स ठीक है। जिसमें ज्यादा कार्बन होते हैं ना, जिसमें ज्यादा कार्बन होते हैं उसको बाद में लिखा जाता है। जैसे आप यहां कर रहे हो ना, आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करी, इसलिए इसमें भी ऐसा बोला जाता है कभी कभी कि जो ज्यादा कार्बन होते हैं उसको बाद में लिखा जाता है। क्या चीज समझ में आ गई। तो दोनों ही पॉइंट्स ठीक है, आप चाहो तो दोनों ही पॉइंट्स फॉलो कर सकते हो, लेकिन क्या होता है ये वाला जो पॉइंट है ये सिर्फ छोटे में ही सिलेक्टेड रहता है। अब जैसे यहां आ जाओ, पहले इसको अपन नॉमेनक्लेट कर लेते हैं। अब इसको कैसे नॉमेनक्लेट करोगे, अब बच्चे इसको क्या बोलेंगे कि सर ये ब्यूटाइल है, तो पहले आप लिख दो ब्यूटाइल, फिर 2 इथाइल है तो डाई इथाइल। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं रहेगा।
क्योंकि आपके पास में दो अलग अलग इथाइल ग्रुप है और ये दोनों नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, इसलिए आप लिखेंगे N, डाई इथाइल। फिर आपने ये ज्यादा कार्बन वाले ब्यूटाइल को लिखा, भले ही ब्यूटाइल अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, मैंने इसको बाद में लिखा और यहां पर लिख दिया एमाइन। समझ गए? तो जो ज्यादा कार्बन वाला पार्ट होता है उसको पीछे लिखो, जो छोटे कार्बन वाला पार्ट होता है उसको पहले लिखो और फिर अटैचमेंट दिखा दो कि ये नाइट्रोजन से अटैच्ड है और फिर इसको कंप्लीट करो। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? 3 मिथाइल ग्रुप है तो ट्राई मिथाइल अमाइन। अब इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। अच्छा, इसमें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में मजा आता है। देखो, अब क्योंकि तीनों मिथाइल ग्रुप है, मैं एक काम करता हूं, मैं इसको मेरी पेरेंट चेन मान लेता हूं। तो अब इसको मैं कैसे लिखूंगा? N, डाई मिथाइल, और पेरेंट चेन में भी एक ही कार्बन है इसलिए मीथेन नामाइन। तो N, डाई मिथाइल मीथेनामाइन। अब यहां पर तो क्लियरली विजिबल है, आपकी सबसे लंबी कार्बन की चेन है 1 2 3 4। तो यहां पर क्या नाम हो जाएगा? N, डाई इथाइल ब्यूटेनामाइन, या ब्यूटेन 1 अमाइन भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां पर देखो, सॉरी दिस इज NH2। अब ये 6 कार्बन की चेन है तो 6 कार्बन की चेन को बोलेंगे हेक्सा मिथाइल, क्योंकि 6 मिथाइल ग्रुप है बीच में और दोनों तरफ कौन सा ग्रुप है? अमाइन। तो ये हो जाएगा हेक्सा मिथाइल डायमाइन। 6 कार्बन की चेन है बीच में, इधर भी अमाइन इधर भी अमाइन, दोनों तरफ से अमाइन ने घेर रखा है किसको? 6 कार्बन की चेन को। तो हेक्सा मिथाइल डायमाइन, ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका कॉमन नेम है। इसमें रूल लगाने मत जाना, इसमें रूल नहीं लगेगा। वैसे तो ये हेक्साइल होना चाहिए, इट शुड बी हेक्साइल डायमाइन, लेकिन हम हेक्सा मिथाइल बोलते हैं क्योंकि ये कॉमन लैंग्वेज पे नाम रखा गया है। ठीक है, इसलिए कॉमन नॉमेनक्लेचर पे ज्यादा कभी क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि कॉमन नॉमेनक्लेचर कुछ तो भी होता है। लेकिन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में क्या होगा? देखो, 6 कार्बन की चेन है तो हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन की चेन है बीच में, 1,6। अगर आप यहां से नंबरिंग देना चालू करोगे, जैसे CH2 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 और NH2, बेसिकली दिखने में ऐसा है। तो अगर आप इसको 1 बोलोगे तो ये 6 हो जाएगा। तो हेक्सेन 1,6 डायमाइन। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हमेशा परफेक्ट चलते हैं। कॉमन नॉमेनक्लेचर में अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं कुछ तो भी कभी कभी, जैसे इसका नाम हेक्सामिथाइल डायमाइन होता है, हम हमेशा इसको इथाइल लिख रहे थे, अल्काइल लिख रहे थे, तो टेक्निकली मेरे हिसाब से ये हेक्साइल डायमाइन होना चाहिए था, हेक्साइल डायमाइन, लेकिन इसको क्या लिखा जाता है? हेक्सामिथाइल डायमाइन। चलो इसको नोट कर लो और प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप लोग सिर्फ आईयूपीएसी पर फोकस करना है क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आईयूपीएसी ही आएगा। चलो ग्रेट, और देख लेते हैं नाम, और नाम देख लेते हैं फटाफट से, थोड़ा एरोमेटिक वाले नाम भी देख लेते हैं। चलो एरोमेटिक वाले नाम भी मैं आपको लिखवा देता हूं। अब हाँ, एक मेरे को बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये भी दिखा था, NH2CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। फिर अपन इसको देख लेते हैं, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 हो तो इसको क्या बोलेंगे? फिर अगर बेंजीन रिंग के ऊपर इधर CH3 आ जाए और इधर NH2 आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे? फिर यहां पर अगर बेंजीन रिंग के ऊपर यहां पर NH2 और यहां पर Br आ जाए तो क्या बोले? और यहां पर बेंजीन रिंग के ऊपर N CH3 चलो अब देखो बच्चों, ये बात हेलो अल्केन हेलो अरीन से कैसे लिंक हो रही है? एक ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उससे एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जुड़ गया, मतलब ये अलाइल वाला केस हो गया। अलाइल, यस, तो इसका नाम हो जाएगा अलाइल, ALLYL, अलाइल अमाइन, इट विल बी अलाइल अमाइन। ठीक है, अब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में 3 कार्बन की चेन है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। समझ में आ रही बात मेरे प्यारे बच्चों? अलाइल अमाइन। अब इसको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करो, क्या होगा? 3 कार्बन की चेन है,
तो लिखेंगे प्रोप, डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पर दिखाई दे रहा है तो प्रोप 2 इन। अब ये ई एन ई में से ई हटाना पड़ेगा, जैसे मैंने अल्केन में से ई हटाया था वैसे मैं अल्कीन में से भी हटाऊंगा। तो प्रोप 2 इन 1 अमाइन, प्रोप 2 इन 1 अमाइन, क्योंकि पहले कार्बन पर अमाइन है। अच्छा, बेंजीन के ऊपर NH2 को कॉमन नेम में एनिलीन बोला जाता है, दैट यू हैव टू लर्न। इसको कॉमन नोमेनक्लेचर में एनिलीन बोला जाता है। IUPAC ने भी इसके लिए हरी झंडी दे दी है, आप इसको एनिलीन बोल सकते हो, या आप एक काम करो, ये बेंजीन की रिंग है तो बेंजीन आप ऐसे लिखते हो, बेंजीन का ई हटा दो जैसे आप हमेशा हटाते हो, और अमाइन लिख दो तो इट विल बिकम बेंजामाइन। अच्छा, ये वैसे बेंजीन के ऊपर CH3 इज ऑलवेज टॉल्वीन, तो ये आपका अगर पहला कार्बन है तो इससे दूसरा कार्बन हमेशा ऑर्थो कहलाता है, तो उसका नाम हो जाएगा ऑर्थो टॉल्विडीन। इसका कॉमन नेम ऑर्थो टॉल्विडीन होता है। अब इसको कोई रूल नहीं है, दिस इज कॉमन नेम, ये कॉमनली इसको बोला जाता है ऑर्थो टॉल्विडीन। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 2 अमीनो टॉल्वीन, क्योंकि बेंजीन के ऊपर CH3 को हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, मतलब अमाइन ग्रुप के मुकाबले आपके मिथाइल ग्रुप को हमेशा प्रेफरेंस देनी है आपको, ठीक है। तो ये 2 अमीनो टॉल्विन हो जाएगा। अच्छा, यहां पर क्या नाम हो जाएगा, ये अगर पहला कार्बन है तो ये चौथा पैरा पोजीशन, तो पैरा ब्रोमो एनिलीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो बेंजामाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ये इससे एक मिथाइल इधर, तो N, डाई मिथाइल, और ये रिंग पर नाइट्रोजन यानी कि एनिलीन। भाई है तो एनिलीन ही ना, एनिलीन ही है, 2 हाइड्रोजन की जगह मिथाइल आ गया तो आपने N, डाई मिथाइल एनिलीन कर दिया। यहां पर भी क्या हो जाएगा, N, डाई मिथाइल बेंजामाइन। क्या बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। तो बस इस तरीके से नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस 1-2 बार और कर लेना, मेरे ख्याल से फिर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो गाइज यहां पर आपके अमाइंस के नोमेनक्लेचर भी कंप्लीट हो गए। बहुत ही इजी, छोटा सा और एकदम शानदार चैप्टर है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आज आप इसका इंट्रोडक्शन देख लो, इसके आगे की बात वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, इसके आगे की बात इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चे।